हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए संविधान के पार्ट 6 की। दोस्तों, ये इस सीरीज का पार्ट 6 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल वही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि रेलवे की पिछले वर्षों की परीक्षा में पूछे गए हैं। और यहाँ पर हम 25 MCQ क्वेश्चन के जरिए लगभग 50 से 60 क्वेश्चन कवर करते हैं, क्योंकि हम आपको हर एक क्वेश्चन की फुल डिटेल मैं यहाँ पर आपको कवर करवाता हूँ। इससे पहले दोस्तों हम लगभग 125 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर 150 तक को कवर करने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसको है? तो ये है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को। किसको? सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का इनको अधिकार दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च अपीलीय अदालत है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। इसके अलावा राज्यों के बीच विवाद या फिर मौलिक अधिकारों एवं मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से संबंधित याचिकाओं को आमतौर पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो राइट आंसर है दोस्तों 13वें, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है ना, 13वें थे ये दोस्तों क्रम के अनुसार। और 14वें कौन है? रामनाथ कोविंद। और 12वें प्रतिभा पटेल। ठीक है, प्रतिभा पटेल ये आपकी थी 12वीं। ठीक है, तो देखिए अब इनका एक बार क्रम देख लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले। देखिए 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अब याद रखिएगा इनका निधन हो गया है दोस्तों। ठीक है ना, प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। ये 13वें थे। बात करते हैं 11वें। तो 11वें थे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्रम के अनुसार 11वें थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। डेट भी दी है 25/7 से 25/7। ठीक है, 12वें हैं प्रतिभा पटेल 25/7 से 2007 से 25/7/2012। और 14वें आपके रामनाथ कोविंद जी हैं जो कि वर्तमान में इस समय राष्ट्रपति हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? तो देखिए APJ अब्दुल कलाम ऑप्शन बी, ये कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति नहीं रहे APJ अब्दुल कलाम। आपको याद होगा इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, तो इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है इन्हें। भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे, ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से आप लगाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ऑप्शन भी आपका सही आंसर है। चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी शामिल है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो सही आंसर है 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का पद का समय कितना होता है? 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा व लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचक मंडल पद्धति के अनुसार चुना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा, किंतु इन्हें सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए UPA उम्मीदवार कौन थे? देखिए UPA के उम्मीदवार थे गोपाल कृष्ण गांधी, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गांधी ये 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए UPA के उम्मीदवार थे। देखिए 2017 के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में UPA की तरफ से उम्मीदवार श्री गोपाल कृष्ण गांधी थे, जबकि NDA के उम्मीदवार थे वेंकैया नायडू। 5 अगस्त 2017 को संपन्न हुए राष्ट्रपति पद के मतदान में श्री वेंकैया नायडू की विजय हुई। ये भारत के 13वें व्यक्ति के अनुसार बात कर रहे हैं, व्यक्ति के अनुसार 13वें राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए।
अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय कौन लेता है? तो राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय। ठीक है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय लेता है। कौन? उच्चतम न्यायालय। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय लेता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों ये। सही आंसर है उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति पादेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का पादेन सभापति होता है, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, तो उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। तथा अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेह वेतन या भत्ते का हकदार भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। देखिए, अनुच्छेद 66 फर्स्ट के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प हैं भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है, यानी कि योग्यता नहीं है? तो सही आंसर है लोकसभा की सदस्यता का धारक, यानी कि ऑप्शन सी। बाकी सब याद रखिएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु से अधिक हो, राज्यसभा की सदस्यता का धारक हो, ये होना जरूरी है। संविधान का अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरह भारतीय उपराष्ट्रपति भी उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे आपको पॉइंट याद करने को मिल रहे हैं। उच्च सदन, इसका मतलब क्या है? राज्यसभा की बात कर रहा है, तो इनको भी याद रखिएगा। अब देखिए, योग्यता क्या है? तो पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और भारत सरकार, राज्य सरकार या उनके अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। चलिए अब बात करते हैं संसद से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में किस वर्ष पेश किया गया था? सही आंसर है 1968, यानी कि ऑप्शन सी। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में 1968 में पेश किया गया था। देखिए, इसकी डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छी है और बड़ी है, जहां से आपको बहुत कुछ याद होगा। देखिए, 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश हुआ। लोकसभा से यह विधेयक 1969 में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटका रहा। इसी बीच लोकसभा भंग होने के चलते यह विधेयक पहली बार में ही समाप्त हो गया था। 8 असफल प्रयासों के बाद 2013 में लोकपाल विधेयक पारित हो गया तथा वर्ष 2014 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह अधिनियम हो गया। लोकसभा में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। 8 सदस्यों में से आधे न्याय की पृष्ठभूमि से और आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं से होंगे। वर्तमान में यानी कि 19 मार्च 2019 से बता रहा है, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो ये है संसद। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? तो ये होती है संसद। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 यह तय करता है कि भारतीय नागरिकता अर्जित करने या त्यागने की समस्त विधि निर्माण का अधिकार संसद को है। ठीक है, अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 45 यानी कि 545 हो गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे लोकसभा की अधिकतम सीटें भी पूछ लेगा यदि एग्जाम में, तो ये आप याद रखेगा 545। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। 31वां संविधान संशोधन 1973। देखिए, डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान संशोधन 31वां संविधान संशोधन है। ये अधिनियम 1973 में हुआ, जिसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 वर्ष कर दिया गया। भारतीय संविधान का संशोधन संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो संसद द्वारा किए जाते हैं, ये याद रखिएगा।
संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों स्थगन। ठीक है, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? स्थगन। देखिए, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामलों पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है 6 महीने। ठीक है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या, जिसमें आपको अनुच्छेद भी याद करने को मिलेंगे। देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अधिकतम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वैधानिक सत्ता का अधिकार ये संसद को प्राप्त है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा और 1 राज्यसभा होते हैं। ठीक है, संसद में क्या क्या होता है? राष्ट्रपति, 2 सदन हैं, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, इनसे मिलकर बनती है भारतीय संसद। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? राइट आंसर है 2006 में। ठीक है, भारत में 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित किया गया। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। इस अधिनियम के तहत खाद्य आधारित मानक स्थापित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण और आयात का विनियमित करने के आदि के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2018 की विशेषता में से एक है? तो देखिए, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीदारों को राहत। ठीक है दोस्तों, ये इसकी विशेषता में से एक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। देखिए, दिवालिया या शोधन अक्षमता अध्यादेश 2018 में वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीद में राहत प्रदान करने की बात की गई है। साथ ही इस विधेयक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को राहत प्रदान करने की बात की गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें विषम है ग्रीष्म सत्र, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, 3 सत्र होते हैं यानी कि अधिवेशन, तो इनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लेकिन ग्रीष्म सत्र ये विषम है, यहाँ से अलग है, तो इनके बारे में देखते हैं और इनके समय को भी हम अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए, बजट सत्र फरवरी से मई के बीच रहता है, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? तो दोस्तों सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? तो देखिए, यहाँ पर लिखा है याचिका समिति, व्यापार परामर्शदात्री समिति, विशेष अधिकार समिति, और आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, यहाँ से आपको बहुत कुछ याद करने को मिलेगा। देखिए, संसदीय समितियां वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य या अभिन्न अंग हैं। संसदीय समितियों का गठन संसद द्वारा अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत निर्मित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के तहत किया जाता है। भारत में संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं। देखिए, स्थायी समिति और दूसरी है तथार्थ समितियां। ठीक है, अब देखिए स्थायी समिति क्या है। तो स्थायी समिति, इस समिति के अंतर्गत ऐसी समितियां आती हैं जो निम्नलिखित है, जो संसद के दोनों सदनों में होती हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली है याचिका समिति। याचिकाओं पर विचार करने हेतु याचिका समिति का गठन, याचिका समिति की नियुक्ति की जाती है। यह समिति संसद के दोनों सदनों में गठित की जाती है। लोकसभा की याचिका समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। देखिए, स्थायी समिति में ही बताया गया है विशेष अधिकार समिति, ये दूसरी समिति है। देखते हैं इसको। इस समिति का कार्य सदन और उसके सदस्यों के विशेष अधिकार की रक्षा करता है। इंपॉर्टेंट क्या है? लोकसभा की विशेष अधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की विशेष अधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। इसके बाद है व्यापार परामर्शदात्री समिति। यह समिति सदन के कार्यक्रम तथा समय सारणी को विनियमित करती है।
लोकसभा की समिति में कुल 15 सदस्य और राज्यसभा समिति में कुल 10 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष तथा सभापति अपने अपने सदन की कार्य मंत्रणा समिति के पालन अध्यक्ष भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्तता निकाय है? राइट आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब याद रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है ना? ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्वतः निकाय है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय अब इसका नाम कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की सरकार मुफ्त और आवासीय सुविधा उपलब्ध कराती है। इस पर होने वाला व्यय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्वीकृति से होता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है, जो मुख्यतः भारत के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत 1963 में हुई, तभी से यह भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित है। समय याद रखिएगा 1963। ठीक है। ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? तो सही आंसर है रामनंदन समिति। ठीक है दोस्तों, रामनंदन समिति। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त 3 सदस्यीय समिति रामानंद समिति 1992 ईस्वी में थी, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसे स्वीकार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल से थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, INC से। किससे? INC से, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे तथा इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC था। सरदार पटेल जी को भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? तो ये है दोस्तों ग्रीष्म सत्र। अभी हमने देखा था ना, थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन था और दोबारा रिपीट हुआ है RRB JEE में। तो ग्रीष्म सत्र ये भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है। देखिए, भारतीय संसद भारत का सर्वोच्च विधेय निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं और 3 सत्र होते हैं। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। बजट अधिवेशन फरवरी से मई तक, मानसून अधिवेशन जुलाई से अगस्त तक, शीतकालीन नवंबर से दिसंबर। राज्यसभा में 1 वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था? तो सही आंसर है 2016 में। ठीक है, सभी देखिए नए क्वेश्चन है ये एक तरह से। 2016 में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। देखिए, वर्ष 2016 में राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक को राज्यसभा में केंद्रीय वन और पर्यावरण राज्य मंत्री, यानी कि उस समय की बात कर रहा है 2016 की, अनिल माधव दवे ने पेश किया था। इस विधेयक को लेकर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और उपनेता आनंद शर्मा ने आपत्ति व्यक्त की और कहा कि इस विधेयक को आम सहमति से पारित कराया जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत की दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।